हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, एसबीआई सीबीओ का अपॉर्चुनिटी आ चुका है, बहुत अच्छा वैकेंसी आउट हुआ है। साथ में आपके लिए करियर ट्रांजिशन का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अगर हम डायरेक्शन लेस होकर प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, लॉस कर देंगे हमारा खुद का, जो कि आपको नहीं करना चाहिए इफ यू आर डेडिकेटेड टू क्रैक एसबीआई सीबीओ एग्जाम 2025। अगर हम यहाँ पर बात करें तो डायरेक्शन लेस अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो क्यों होगा ऐसा प्रिपरेशन? बिकॉज एसबीआई सीबीओ का पेपर अभी 4-5 साल से आने लगा है। अभी इसका एग्जैक्ट डेटा हर कोई नहीं बता सकता आपको, एग्जैक्ट पैटर्न पर हर कोई नहीं बता सकता। एवरीबडी विल से एनीथिंग जो आपको लगेगा कि यस ऐसा आता होगा, बट रियलिटी कुछ और होता है। जब पेपर्स देखे जाते हैं तो पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ये अनकॉमन है पूरा दूसरी एग्जाम्स को लेकर। यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जैसे रीजनिंग पूछा जाता है, सिमिलरली यहाँ पर अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट के क्वेश्चन से जो आपको ध्यान देना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस 4 इयर्स हम लोग डिकोड करेंगे पूरा सिलेबस, जो आप लोगों को अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे, माइंडसेट नहीं करेंगे, तो आप पूरा ये जो अवेलेबल टाइम है इसको पूरा मिस कर देंगे। और टाइम जाने में टाइम नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। तो दैट्स व्हाई हमको हर एक हमारा सेकेंड्स प्रॉपरली डिवोट करना है प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, यही जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर 4 इयर्स के पैटर्न के बेसिस पर, सो दैट आपका एक आउटकम आपको देखने को मिले रिजल्ट के फॉर्म में, तो आप कंप्लीट बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट बैच जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रैक्टिकली आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वीक होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इंग्लिश में वीक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एवरीथिंग टिल इंटरव्यू का पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अंडर दी करंट ऑफर रिटन एग्जाम का पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है एट 2499। एंड आप इंटरव्यू के साथ में क्लब करते हो तो कंप्लीट पैकेज 2999 में अवेलेबल है। सो दैट आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एवरीथिंग टिल इंटरव्यू आप लोगों को सपोर्ट मिल सके। हम लोग पूरा बैच लाइव कर चुके हैं, 2 दिन हो चुका है। बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखोगे व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोगों को आपका प्रिपरेशन, ये सिलेबस समझना है अच्छे से। बैच में एनरोल्ड हो तो भी सिलेबस को ढंग से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस का ओवरव्यू नहीं होगा आपको तो नो मैटर व्हाट आपको खुद को प्रोग्राम करने में समझ में नहीं आएगा अपने ब्रेन को, दैट आपको करना क्या है, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेज, आप उसको कंक्लूड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बार ब्रीफ करना चाहूंगा। एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स आएगा। ओके। जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स ध्यान दीजिएगा, आईबीपीएस का अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन भी रहता है, बट बहुत कम होता है, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज का आपका पोर्शन एक अलग से पूछा जा रहा है। इंग्लिश रहता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग मिलता है आपको, तो आपको ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस तो नहीं कर पाओगे। तो कितने क्वेश्चन करने, कौन से आपको स्किप करना है, कौन सा आपको प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेटर पूछा जाता है एंड बाद में ऐसे पूछा जाता है। तो लेटर ऐसे दोनों का ऑप्शन आप लोगों के पास में और के साथ में अवेलेबल रहता है। 2 लेटर का ऑप्शन मिलता है यूजुअली। लास्ट ईयर 3 का मिला था, तो उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहता है। 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली में लिखना रहता है। गिवन टाइम ऐसे और लेटर का मिलकर 30 मिनट्स का रहता है। ये 50 मार्क्स का रहता है गाइस। सबसे ज्यादा स्कोरिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पर ब्लफ करते हैं, क्योंकि वहां पर टाइपिंग नहीं होता, वहां पर उनका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। इंग्लिश वीक है तो भी हम लोग बैच के अंदर इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे कि आप 5-6 सेशन में ही इसको अच्छा कमांड कर सके, उसको याद कर सके, उसको रट सके कि यार ये पेपर आएगा तो हमको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ लेट्स गो विद द डिटेल्ड सिलेबस वन बाय वन। बैंकिंग नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग नॉलेज में आपको क्या प्रिपरेशन करना है, राइट? इसमें करंट बैंकिंग नॉलेज का, बैंकिंग अवेयरनेस का डेटा पढ़ना है? नो, इट्स अ क्लियर नो। यहाँ पर बैंकिंग नॉलेज का टेस्ट होता है। तो मेन जो पॉइंट रहता है वो होता है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। ट्रस्ट मी, आपको ये पॉइंट्स कोई भी नहीं बताने वाला, बिकॉज एग्जामिनेशन में जो आता है उसको डिकोड करना इतना इजी नहीं होता। पेपर्स देखना इजी हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू डिकोड दैट पर्टिकुलर पेपर, तो वहां पर समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक पूछा तो है, बट ये किसके अंडर, कैटेगरी के अंडर आता है। तो वो कैटेगरी होता है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन, जिसमें पूरा प्रोसेस मेंशन रहता है, चाहे वो केवाईसी हो, एटीएम हो, लॉकर हो, अकाउंट्स ओपनिंग हो, करंट अकाउंट हो, सारे एनआरआई से लेकर सब कुछ मास्टर डायरेक्शन जो रहता है, उसमें आप लोगों का डिटेल्ड डेटा रहता है कि कैसे प्रोसेस करना है। तो वो मास्टर डायरेक्शन में से आपका कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूरा रिटेल ब्रांचेस से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट मास्टर डायरेक्शंस के गाइडलाइंस समझने पड़ेंगे। प्रोडक्ट को इन शॉर्ट अगर हम बोले तो समझना पड़ेगा आरबीआई गाइडलाइंस।
और जो आरबीआई सर्कुलर्स आते हैं, वो क्या होता है एक बार समझिएगा आप। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन और आरबीआई सर्कुलर्स में कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है कि सर आरबीआई सर्कुलर्स कितने महीने का करना है। आरबीआई सर्कुलर्स केवल छोटा सा लाइन का एक न्यूज होता है जो कि आरबीआई मास्टर डायरेक्शन का एक पार्ट होता है, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कुछ चेंजेस हुआ तो वो आरबीआई सर्कुलर में नोटिफाई होता है और मास्टर डायरेक्शन में पूरा डेटा में अपडेट होता है। तो एग्जाम में अभी आईबीपीएस कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आप लोगों से, लास्ट ईयर भी पूछा था बट स्टैटिक पोर्शन था। आई विल टेल यू अबाउट एग्जैक्ट पेपर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आरबीआई सर्कुलर जो रहता है वो केवल एक छोटा सा न्यूज है, लेकिन आरबीआई मास्टर डायरेक्शन का एक पार्ट है ना। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन कंप्लीट डिटेल रहता है। नाउ सेकंड पॉइंट रहता है स्टैटिक बैंकिंग। तो स्टैटिक बैंकिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करें, डीआईसीजीसी, डेफ के बारे में अगर हम बात करें, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बैंक के फॉर्म्स कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन से होते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एनपीएस के बारे में, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो ये सारे डेटास और भी पॉइंट्स हैं इनमें जो हम लोग देखने वाले इंटरनली। तो ये सारा स्टैटिक पोर्शन जो मेनली होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का पार्ट, चाहे उसमें चेक्स के बारे में हो गया, ऑपरेशंस के बारे में हो गया, एफडी के बारे में हो गया, एनआरए अकाउंट्स के बारे में हो गया। तो ये सारा कंप्लीट पोर्शन मिलकर क्या होता है आप लोगों का बैंकिंग नॉलेज का सिलेबस बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा पोर्शन जो पूछा जाता है वो स्टैटिक पोर्शन से आता है। करंट आरबीआई सर्कुलर का कुछ पॉइंट्स पूछ सकते हैं, चाहे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में हो गया, तो करंट न्यूज से थोड़ा सा पूछ सकते हैं आरबीआई सर्कुलर में जो अमेंडमेंट हुआ है, बट मेजर पोर्शन वुड बी कवर्ड अप फ्रॉम आरबीआई मास्टर डायरेक्शन, जिसको एमडी भी बोला जाता है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि एटीएम अगर कितने टाइम पर बंद होगा तो पेनल्टी लगेगा, उसका गाइडलाइंस क्या है रिवर्स करने का ट्रांजैक्शन, तो ये सारा गाइडलाइंस कहां पर अपडेट होता है, मास्टर डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पीडीएफ अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आपको डिलीवर हो जाएगा आज रात तक, बट इंश्योर कीजिएगा कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को ढंग से देख रहे हो, क्योंकि आप अगर माइंड मैप नहीं कर पाओगे, माइंड मैप का मतलब होता है कि आपको खुद को नहीं पता व्हाट यू आर डूइंग, आप इधर सर्च कर रहे हो उधर सर्च कर रहे हो, ये आता है क्या वो आता है क्या, हम ये कहां से पढ़े। आप पीओ से अपने आप को कंपेयर मत करो। पीओ का प्रिपरेशन आप देखते हो ना, आपको जब यूट्यूब पर वीडियोस मिलता है तो वो पूरा पीओ ओरिएंटेड मिलता है, तो आपको क्या लगता है हमको भी इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? आपका नहीं है सिलेबस, इट इज फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। आप लोगों का सिलेबस टोटली डिफरेंट है, आपसे एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट है। तो आप ये मत सोचा करो सर हमको करंट अफेयर्स 5 महीने का पढ़ ले क्या, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, और आईबीपीएस उस टाइप से पेपर नहीं बनाते। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मंथली करंट अफेयर्स जो रहता है वो मेन पॉइंट बनता है यहाँ पर। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अलावा करंट अफेयर्स जैसे कि स्पोर्ट्स इन न्यूज, या फिर कुछ अभी जैसे अटैक के बारे में चल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज, न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ न्यूज, पावर स्टेशन के बारे में कुछ न्यूज, तो ऐसा स्पोर्ट्स कैटेगरी से लेकर हर कुछ कैटेगरीज में इंक्लूड होता है, रैंकिंग से रिलेटेड, पॉवर्टी के बारे में, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जो जनरल न्यूज रहता है, कुछ प्रोजेक्ट्स आया, कितना फंडिंग हुआ, ये सब चीजें यहाँ पर मिलकर आता है। बट ट्रस्ट मी, आप जनरल अवेयरनेस में ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाओगे। जो फैक्ट है वो आप समझिए इस बात को, आप कितना भी न्यूज पढ़ लोगे बट उसके अंदर भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाता है। इसको करना टोटली इम्पॉसिबल है। इवन आईबीपीएस पीओ में जो कि फ्रेशर्स के लिए होता है, जो कि करा जा सकता है, उनसे भी 8-10 क्वेश्चन बन जाते तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों को इस पर रिलाय इतना नहीं होना है। ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती तो हमको एकदम कॉशियस होकर इस पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता। नाउ द थर्ड टॉपिक इज इंग्लिश। इंग्लिश में मेन जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, इंग्लिश आपका वीक होगा, इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो मेन पोर्शन कैसे होता है जो हम क्लासेस में भी करवा रहे हैं, सर आपका प्रॉपर्ली क्लास एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें आपका प्रैक्टिस हो सके। आप उसमें आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि यार मुझे ग्रामेटिकल पर काम करना है, वोकैब के ऊपर काम करना है, मुझे कहां से प्रैक्टिस करना है, मुझे प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को बस क्लास देखना है, बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आप लोग डे बाय डे अगर सॉल्व कर लेते हो तो एटलीस्ट आप उसमें सेफ साइड पर अच्छा स्कोर कर लोगे, जो कि ओवर आप लोगों के दूसरे कैंडिडेट से अच्छा लीड दे देंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स केवल एक सब्जेक्ट को लेकर पूरा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस पर लग गए तो सर हम केवल 6 महीने का जनरल अवेयरनेस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा एग्जाम। तो गाइस ऐसे 6 महीने का आपके बोलने से क्लियर नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे 6 महीने का, आप 6 दिन का भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों को डे टू डे करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो बैच में एनरोल्ड हो तो क्लासेस इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को इंश्योर करना है कि सर के साथ में आप उसका प्रैक्टिस करते चलो, अलग से दिमाग नहीं लगाना। ऑलरेडी आपके पास में जॉब रोल है, आपको डे टू डे एग्जीक्यूट करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉसिबल नहीं होता। आप आपका माइंड मैप करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, तो आप प्लानिंग करते रह जाएंगे, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम है ही कितना? आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करोगे तो उसका आउटकम आपको श्योरली देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश में जो पूछा जा रहा है, ये 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को टाइम मिलता है 30 क्वेश्चन में, उसमें जो पूछा जाएगा वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज आता है।
तो 7 से 8 नंबर का, 7 से 10 नंबर का आपको पैसेज पूछा जाता है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने क्लास में 10 से 15 पैसेज सॉल्व कर लिए सर के साथ में, टेस्ट सीरीज लगा लिया, तो आपका वैसे ही हैंड्स ऑन हो जाएगा। आपको वहाँ पर एग्जाम में जब पैसेज आएगा, तो आपका कंसंट्रेशन लग जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आपका इंग्लिश अच्छा भी है, तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, प्रिपरेशन नहीं करते हो डे टू डे, क्योंकि आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ने लगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है, हमको पैरेलल सभी को प्रिपरेशन करना है। हमको उस तरीके से करना है कि उसका रिवीजन भी होते चले और हम एग्जाम में दूसरे कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि कंपटीशन कौन है, दूसरे कैंडिडेट्स, तो उनसे अच्छा परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। नॉट जस्ट लाइक जो भीड़ करता है कि हमको बस रैंडम जो मिल जाएगा वो पढ़ लेंगे, ऐसे मत कीजिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस जो देखने को मिलेगा, उसमें आपको 7 से 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे कि आपको 5 से 7 लाइन, 5 से 6 लाइन के ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे, उनको अरेंज करना है। मतलब 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको शफल्ड लाइंस मिल जाएंगे, सेंटेंसेस मिल जाएंगे, आपको उसको अरेंज करना है कि फर्स्ट वन कौन सा आएगा, सेकंड वन कौन सा आएगा। तो ऑब्वियसली आप उसको प्रैक्टिस करोगे क्लास में, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स से समझ में आएगा कि यस, मुझे सबसे पहले वर्ब के बारे में क्या देखना है, मुझे कैसे इसको कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग सेंटेंसेस कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करना है, लास्ट कैसे फाइंड आउट करना है, कंक्लूजन कौन सा निकल रहा है। तो उस तरीके से अगर आप फ्लो में प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऑब्वियसली आपका मुझे नहीं लगता कि अलग से बैठकर आपको सेटिंग देना पड़ेगा। आप क्लास में ही कर लोगे, तो क्लास में ही इट कैन बी डन। स्पॉट द एरर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एरर्स मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, कभी-कभी पूछ लेते। स्पेलिंग का वैसे अभी नहीं पूछा है बहुत टाइम से, बट एरर में ग्रामेटिकल एरर क्या आ रहा है? तो उसके भी कॉन्सेप्ट से जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो क्लास में जब सर कराएँगे, तो वो लॉजिक्स को लिख लीजिएगा कि यार ये लॉजिक बन सकता है, इसमें ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट लगा था, एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट लगा था, यहाँ पर वर्ब का कॉन्सेप्ट लगा था, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट लगा था। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, वी नीड टू अंडरस्टैंड और उसका प्रैक्टिस करना है। जस्ट समझकर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप स्विमिंग देखकर सीख नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा, देन ओनली वो आपके प्रैक्टिस में आएगा। तो प्रैक्टिस करना इज द की, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स विल लीड यू टू द फाइनल सिलेक्शन। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए एक्टिविटी, एंगेजमेंट, मोमेंटम बिल्डअप करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई क्लास में, बैच में एनरोल्ड हो और बैच में क्लासेस नहीं देखते हो, तो सेम डे एटलीस्ट उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट करो। अगर आप डे टू डे कंप्लीट करते चलोगे, तो ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। आप ऐसा सोचोगे कि एक दिन में बैठ जाएंगे, उससे भी नहीं होगा। आप ऐसा सोचोगे आज पढ़ लिया, 5 दिन निकल गया, फिर उसके बाद बैठते, तो भी नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, स्टार्ट कीजिए आज से बैच वापस से फुल्ली 2 क्लासेस पर डे एक्टिव हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और भी पॉइंट्स, जैसे कि क्लोज टेस्ट, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। और पॉइंट्स कौन सा है इसमें, मैच ऑफ द कॉलम भी कभी-कभी आ जाता है, इडियम्स के बारे में पूछा गया पास्ट में। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें वर्ड स्वैप के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये बोल्ड में वर्ड से ये ए बी को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप रीडिंग थोड़ा बढ़ा लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट बेसिक वाले सॉल्व हो जाएंगे। तो 30 में से आप लोग यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन का आराम से कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को इतना स्कोर करना भी चाहिए। अगर इतना स्कोर नहीं कर सकते, तो आप आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस कैसे पढ़ेंगे? आप जब बैंक में जाएंगे, तो वहां पर सर्कुलर्स कैसे रीड करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, आपको इसका प्रैक्टिस रखना चाहिए। इवन अगर एग्जाम भी हो जाता है, उसके बाद में भी आपको इसका प्रैक्टिस रखना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक हैबिट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपडेटेड रहते हो। जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगा, चाहे आपके करियर में सीनियर लेवल पर प्रोग्रेशन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा, तो आप उसको ग्रैब कर पाओगे। ये कैंडिडेट जो जिनका नींद खुलता है जस्ट बाद में, वो लोग कभी नहीं कर पाते, वो बस सोच पाते। ड्रीम तो हर कोई कर लेगा, यस मुझे ये एम करना है, सभी को चाहिए। एसबीआई में जॉब किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, राइट? तो आपको क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपका आपस में, और जो मेजोरिटी करती है मिस्टेक, जो एक भेड़ चाल में चल रहे, तो आपको उसको ब्रेक करना है अपने पैटर्न को, राइट? अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में हम लोग ने बहुत 2-3 साल पहले ही आपको बता दिया था दैट इसमें रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको मिसगाइड कर रहे थे कि इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी रीजनिंग का सिलेबस बताया, तो रीजनिंग का कुछ भी सिलेबस बताया। आपको एग्जैक्टली मैं अगर बताऊं, तो इसमें कोडेड के फॉर्म में कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कोडेड का मतलब क्या होता है सर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में रीजनिंग क्यों पूछा जा रहा है? इसीलिए पूछा जा रहा है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कोडेड फॉर्म में, तो इसमें रीजनिंग के लॉजिक लगते हैं। तो मशीन इनपुट हो गया, मशीन इनपुट में कोडेड के फॉर्म में चलता है। यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया। क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन कोडेड के फॉर्म में? क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड इज योर सब्जेक्ट, है ना, इसमें लॉजिक टाइप के क्वेश्चन चलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें मशीन इनपुट के अलावा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी करा जा सकता है। सेटिंग अरेंजमेंट एक बार पूछा गया था सिलोजिज्म में, 3 से 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन रहते हैं।
बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बिल्कुल नहीं करेंगे, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप देखना एग्जाम के बाद में उनसे पूछना कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कितना बना, तो बना ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करा। क्लासेस स्टार्ट हो चुका है तो आप लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है, आप लर्निंग करो, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो। कोई से भी 2 टॉपिक करके चले जाओ, 2 से 3 टॉपिक भी करके चले गए, कमांड करके। मैं नहीं बोल रहा आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कर पाओ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ केवल 2 से 3 टॉपिक तो कर सकते हो। 2 से 3 टॉपिक कर लिया तो 2 टॉपिक भी आपने कर लिया, तो 10 क्वेश्चन कर लिया, दैट इज इनफ इन दिस सेक्शन। क्योंकि अगर आपका 20 में से 10 आ रहा है, बाकी तुक्के भी लग रहे हैं, तो चलता है, क्योंकि 20 मिनट में मेंस लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो आप 2 क्वेश्चन सेट से ज्यादा नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन सेट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि इनमें से जो आपको क्लासेस में सर गाइड करेंगे, उनमें से आपको 2 से 3 टॉपिक पर अच्छा कमांड कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, मॉक टेस्ट अनलॉक होने वाला है, तो आप उससे अच्छा प्रिपरेशन कर लो। संडे संडे टेस्ट लगा लो, 4-5 संडे बाद तो आपका एग्जाम हो जाएंगे बाद में। तो आपको यही इंश्योर करना है कि आप लोग एक अच्छी सिचुएशन में आ जाए, ठीक है? तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या करना है, कोडेड वे में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के बनते हैं, वो मेन यहाँ पर पॉइंट्स पूछे जाते हैं। 5-5 के सेट में देखे गए क्वेश्चंस, बट 3-4 नंबर का भी क्वेश्चन कोई सा सेट पूछा जा सकता है, ठीक है? उसका पॉसिबिलिटी भी है। तो मशीन इनपुट तो डैम श्योर आ ही रहा है 4 साल से। यहाँ पर कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी में से एक आ सकता है, कोडेड ब्लड रिलेशन। ये 4 तो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था ना, तो ये चारों सेट एक बार में पूछ लिए गए थे, ठीक है? उसके बाद में थोड़ा-सा चेंज करा, एक बार सिटिंग भी पूछ लिया था, फिर एक बार सिलोजिज्म भी पूछ लिया था। उसके अलावा अलग से टॉपिक से अभी नहीं पूछे जा रहे, तो आप लोगों को कमांड कर लेना है, राइट? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सबसे अंडररेटेड टॉपिक है गाइस, जो एक भेड़ चाल जैसा मैं बता रहा था कि उसमें आपको इग्नोर करना है, आपको वैसे पैटर्न में नहीं प्रिपरेशन करना है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक कॉमन मिथ, सर हमारा इंग्लिश वीक है तो हम लोग कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। इसका पर्टिकुलर क्लास मैं ही ले रहा हूँ, और आपको पूरा फॉर्मेट आई विल बी टेकिंग केयर कि आपको 5 से 6 सेशन में याद हो जाए, क्योंकि 50 नंबर का है, 25 नंबर का लेटर आएगा, 25 नंबर का ऐसे पूछा जाएगा। इसमें टोटल टाइम जो आपको मिलेगा ना, 30 मिनट्स का मिलेगा। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा भी है और आपने टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं करा, फॉर्मेट का प्रैक्टिस नहीं करा, तो वहां पर सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स, 350 वर्ड्स टोटल टाइप करना है 30 मिनट्स में। तो इतना प्रैक्टिस आपका टाइपिंग का भी होना चाहिए। आप टाइप करोगे या सोचोगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कैसे करोगे? और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो हम टेस्ट इंटरनली कंडक्ट करेंगे, वो एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर रहेगा। तो आपका वहां पर भी टाइपिंग जैसा करना है, ऐसा यहाँ पर टाइपिंग करना है। आपका यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा कि ये मिस्टेक आप कर रहे हो, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। आपने एक बार लाइव क्लास में कनेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्शन पैरामीटर्स समझ में आ जाएंगे कि यस ये मिस्टेक हो रहा है, ये फॉर्मेट में सब्जेक्ट लाइन ढंग से नहीं लिखा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको फॉर्मेट जो बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लेटर राइटिंग में, जिनके 3 के ऑप्शन थे, मतलब और करके दिया हुआ था, उसमें से आपको एक पिकअप करना था। ऐसे ही 3 आपको ऐसे पूछे गए थे, उसमें से एक पिकअप करना रहता है, ठीक है? जनरल फॉर्मल लेटर आता है, इनफॉर्मल भी आता है, एक कैटेगरी पूछा जाता है। ऐसे में कुछ भी करंट न्यूज़ से रिलेटेड आपके एसेस पूछे जाते हैं, तो आपको उसको अच्छे लेंथी वर्ड में, प्रॉपर फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, कंक्लूड में, इंट्रो में, और उनकी मेन थीम्स को समझाते हुए आपको समझाना पड़ता है। हमने एसे राइटिंग के बारे में बहुत सारी क्लासेस करी, अभी नए बैच में वापस से स्टार्टिंग से करेंगे। तो आप लोग उसमें प्रॉपर्ली कर चलना। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, आई कैन अश्योर यू कि आप 30 प्लस मार्क्स आराम से लेकर आ जा सकते हो। आपका इंग्लिश पहले से अच्छा है, टाइपिंग अच्छा है, तो आप 40 प्लस लेकर आ जाओ। लेकिन ये कब लेकर आओगे? हमने जैसे लास्ट ईयर भी करा था, इवन 2 से 4 दिन पहले भी कैंडिडेट्स ने जब ज्वाइन करा था, तो हमने जैसे लॉकर फॉर्मेट के बारे में बात करा था, एज इट इज फॉर्मेट आ गया था। जिन कैंडिडेट्स ने उसको फॉलो करा था, इधर उनको खाली टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, उसके अलावा तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने रट लिया था। आपको पूरा फॉर्मेट रटाया जाएगा, खाली वर्ड्स चेंज करने हैं कि कुछ नॉर्मल सी चीजें, जैसे कि अगर बैंक मैनेजर को आ रहा है एटीएम को लेकर, तो एटीएम नाम चेंज करना है, दैट्स इट। आपको अकाउंट ओपनिंग के बारे में आ रहा है, तो अकाउंट बस टाइटल चेंज करना है। इतना कर लोगे, फॉर्मेट पूरा रेडी है, जिस पर आपका अच्छा कमांड हो सकता है। सेम विद ऐसे, जहां पर आप अच्छा कमांड कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट है, जहां पर लाइव एनालिसिस होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, 50 मार्क्स का इंग्लिश है। दोनों पर अच्छा कमांड कर लिया तो 40-50 नंबर आपको आराम से आ सकते हैं, जो कि आप बहुत अच्छा लीड ले सकते हो कैंडिडेट से। ऑलराइट, सो ये था आज का सेशन। आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दिस इज द हाई टाइम। टाइम जाने में अगेन आई एम टेलिंग, जा टाइम नहीं लगेगा। ये ऐसे जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। प्लानिंग करते रहोगे कि नोटिफिकेशन आया, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया। और मैं नहीं चाहता कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन की वजह से और प्रिपरेशन की वजह से पीछे रहिए। अगर आप इस चैनल से एसोसिएटेड हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, यूटिलाइज कीजिए जो भी रिसोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। स्टार्ट करना हम लोगों के लिए, हमारे करियर ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।